प्रिय छात्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं मैथ का जो पहला चैप्टर का जो MCQs कर रहे थे, जो बहुविकल्पी प्रश्न जो है, इसके पहले वाली वीडियो हम लोग कर चुके हैं। उसमें जो है हम लोग 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किए थे और फिर से आज मैं जो है उसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। और पहले चैप्टर का जो वास्तविक संख्याएँ हैं उसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम कुछ और बहुविकल्पी प्रश्नों को देखें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी जो है अच्छे से हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 196 है ना। पहला क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इसके पहले वाले पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन को करा दिया था और इस वीडियो का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब वहाँ से आगे हम चल रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन इस पार्ट का ये प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 196 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे तो उनमें घातों का योगफल क्या होगा ये पूछ रहा है ना। तो इसको हल करके भी हम लोग टिक लगाएंगे। सबसे पहले हम 196 लिख लेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 9 18, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 का नम 7। 2 जो है 2 बार है और 7 जो है 2 बार है। कहने का मतलब ये है कि 2 पर 2 घात और 7 पर 2 घात, ठीक है ना। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, तो 196 का ये अभाज्य गुणनखंड है, 2 पर 2 घात और 7 पर 2 घात। तो 2 का 2 घात है, 7 का भी 2 घात है। तो इन दोनों घातों को जब जोड़ देंगे, अर्थात 2 + 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और जब अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे तो उनको घात में लिखेंगे। जैसे 2 2 बार था तो 2 बार लिखा गया, 7 2 बार है तो 2 बार लिखा गया, 7 का 2 घात। अब इन घातों को जोड़ देंगे तो घातों को जोड़ने से 4 आया है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 2 4 और 6। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा, क्योंकि घातों का जो योगफल था वो कितना आया था, 4 आया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात पूछा गया है। 144 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसमें 2 की घात कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 6 12, 2 1 नम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 नम 3। आप यहीं से देख लीजिए कि 1 2 3 4, 2 की संख्या 4 बार है और जब 2 की संख्या 4 बार है तो 2 पर कितना घात हो जाएगा, 4। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। तो 2 की घात कितना आया है, 4 आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये पहला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें ये कहा गया है कि 26 और 169 का जो महत्तम समापवर्तक है वह 13 है। क्या है, महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF जो है 26 और 169 का कितना है, 13 है। 26 और 169 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर है, मतलब HCF दिया है और LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप एक सूत्र पढ़ चुके होंगे कि LCM जो होता है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है, HCF। अगर LCM निकालना है तो 2 संख्याओं गुणनफल ऊपर लिखेंगे और HCF नीचे लिख देंगे।
तो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन हैं, 26 है और 169, ये दो संख्या हैं और इनका HCF जो है 13 है। तो क्या कर लेंगे, 26 का और 169 का आपस में गुणा कर देंगे और जो HCF है उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 13 से जो 169 जो है ना 13 बार में कट जाएगा, क्या बचेगा, 26 गुणे 13 बचेगा। 26 का हम 13 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 6 का 18 का 1, 3 6 का 18 का 8, हासिल 1 होगा। 3 दूना में 6 1 7, फिर 1 6 6, फिर 1 से 2 में 2 होगा 8 है ना, 7 6 13 कर 3 और 2 1 3, कितना आया 338 है ना। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो 338 है और यही ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि ए का मान 2 पर 3 घात गुणे 3 है और बी का मान 2 गुणे 3 गुणे 5 है। सी का मान जो है 3 पर n घात है गुणे 5 है। तो ए बी सी का लघुत्तम समापवर्त LCM बराबर है, ये लघुत्तम समापवर्तक है। तो इस लघुत्तम समापवर्तक में जो 3 की घात 2 है और यहाँ देखिए 3 की घात n है, अर्थात LCM में हम क्या करते हैं कि अंकों का अधिकतम घात लेते हैं। चाहे 2 होगा तो 2 का अधिकतम घात, 3 होगा तो 3 का अधिकतम घात, 5 होगा तो 5 का अधिकतम घात लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पूछा है कि n का मान क्या है, तो यहाँ देखिए 3 का n घात है ना, और यहाँ 3 का 2 घात है। मतलब इसमें LCM में क्या होता है कि संख्याओं का अधिकतम घात लिए जाते हैं। तो 3 का जो अधिकतम घात था यहाँ पर n लिखा गया है, तो वहाँ अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चूँकि n का यहाँ 3 का घात 2 है और 3 का घात n है, तो इसी से इसकी तुलना कर लेंगे। तो n की घात यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है कि a तथा 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है। a तथा 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 36 है और a और 18 का महत्तम समापवर्तक 2 है। तो a का मान किसके बराबर होगा। ठीक है ना। ये भी बहुत ही आसान है। देखिए आप पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ये सूत्र पहले भी पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होता है, HCF गुणे LCM के बराबर हो गया। यहाँ दो संख्याएं कौन कौन हैं, एक संख्या है a और दूसरी संख्या 18। तो यहाँ लिख देंगे a गुणे 18। ठीक। अब देखिए यहाँ LCM है 36 और HCF है 2। तो यहाँ लिख देंगे HCF की जगह पर 2 लिख देंगे और LCM की जगह पर 36 लिख देंगे। अब देखिए 18 से 36 जो कितने बार में कटेगा, 2 बार में, है ना। और यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया 2 और 2 और यहाँ गुणा है, तो 2 दूना में क्या हो जाएगा, 4। तो a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सत्य है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a का मान x³ और b बराबर x(y³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ x और y क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b का HCF पूछा है। a और b का क्या पूछा है, HCF। तो HCF देखिए बहुत ही आसान है यहाँ पर, है ना। यहाँ देखिए a का जो मान है, a बराबर दिया है x³ और b का जो मान दिया है xy³ है ना। b देखिए xy³ और HCF पूछा है, HCF ऑफ a एंड b। तो इन दोनों का HCF हमको निकालना है। तो HCF में क्या होता है, कम घात वाली संख्या ली जाती है, लेकिन दोनों में वो होनी चाहिए। या x है या x की घात 3 है या x की घात 1 है,
यहाँ y की घात 2 है, y की घात 3 है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि न्यूनतम घात इसमें लेंगे, है ना। x की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम x की घात 1 ही लेंगे। y की घात 2 है, y की घात 3 है, तो जो कम घात होगा वही लेंगे यहाँ पर, तो y स्क्वायर। तो HCF जो है AB का जो HCF होगा XY स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x का कम घात वाला पद लेना है, y का भी कम घात वाला पद लेना है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 ही ले लेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम 1 ही ले लेंगे। तो ये हो गया HCF XY स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर AB स्क्वायर तथा q बराबर AQB के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो a और b अभाज्य संख्या हैं। तो PQ का LCM पूछ रहा है, ठीक है। PQ को क्या पूछ रहा है? LCM। तो LCM के लिए मैं बताया था, है ना। देखिए AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर है और यहाँ AQB है। P का मान है AB स्क्वायर और Q का मान है AQB। LCM में अधिकतम घात लिया जाता है, ठीक है। LCM में देखिए यहाँ A पर A घात है, A पर 3 घात है, तो अधिकतम घात लेंगे, है ना। HCF में न्यूनतम घात लेना है और LCM में अधिकतम घात लेना है। तो A पर A घात, A पर 3 घात, तो A पर 3 घात वाला पद लेंगे। यहाँ B पर 2 घात है, यहाँ B पर A घात है, तो हमको अधिकतम घात लेना है ना। A घात है, 2 घात है, तो ये लेंगे, तो AQB स्क्वायर, ठीक है ना। LCM क्या निकलेगा? AQB स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो MCQs थे, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे परीक्षा के लिए, है ना। तो मैंने इसको अच्छे से करा दिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको जो है प्रैक्टिस करके तैयार कीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना। इससे और भी इम्पोर्टेंट जो है मैं प्रश्न जो है बना कर लाऊँगा, ताकि आपका जो मैथ है वो काफ़ी अच्छा हो, स्ट्रांग हो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इन सब वीडियो से जुड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि मैथ में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा।